Hello students, this is Chiranjit Malik and today we will study about megasporogenesis. In the last lecture we have completed the microsporogenesis, मतलब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब हम लोग लास्ट लेक्चर तक अपना कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में सिर्फ माइक्रोस्पोर का बनना काफ़ी नहीं है, मेगास्पोर्स का भी बनना ज़रूरी है. जितना फर्टिलाइजेशन में हिस्सा मेल गैमिट का होता है उतना ही फीमेल गैमिट का भी इंपॉर्टेंस होता है. दोनों गैमिट मिलेंगे तब जा करके फर्टिलाइजेशन होता है. तो मेल गैमिट कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे. अब फीमेल गैमिट कैसे फॉर्म होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे. तो फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. मेगास्पोर्स आर फीमेल गैमेट्स, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो फीमेल पार्ट था फ्लावर में, जिसको हम लोग स्टेमेन या फिर पिस्टिल या गाइनोजियम कहते थे, उसका हम लोग एलएस देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है. पहला जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो स्टिग्मा, फिर ये जो नैरोअर पार्ट होता है वो स्टाइल, और जो सबसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यही तीनों से मिलकर के स्टेमन या पिस्टिल बना हुआ था. अब देखते हैं कि जो ओवरी का इंटरनल पार्ट कैसा दिखता है. ओवरी का इंटरनल पार्ट कैसा दिखता है, ठीक है ना. अब देखो सब हिस्सों के बारे में जानते हैं. देखो ओवरी का जो इंटरनल लेयर होता है, इंटरनल वॉल होता है, ठीक है, एकदम बेस के पास, उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा. ठीक है, जैसे ये ओवरी है, ओवरी का जो एकदम इंटरनल वॉल होता है बेस के पास, है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा. समझ में आ रहा है? देखो रेड कलर से यहाँ दिखाया गया है प्लेसेंटा, है ना. इस रेड कलर वाले हिस्से को ओवरी का इंटरनल पार्ट है, इसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक, प्लेसेंटा से एक स्टॉक निकलता है. स्टॉक मतलब एक छोटा सा डंठल, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल. ठीक है, और फ्यूनिकल के ऊपर लगा होता है एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल, या फिर इसको कहते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम. जिस तरह मेल पार्ट में होता था ना माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो मेल पार्ट में हम लोग ऐसा देख रहे थे, इस टाइप से था. मेल पार्ट में ऐसा था ना, एंथर में ये 4 कंपार्टमेंट में बटा हुआ था, और हर एक कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना. उसी तरह ये जो फीमेल में क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम मतलब यहीं से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोरेंजियम से ही. ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं. ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा समझ में आ गया कि ओवरी के इंटरनल पार्ट को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं. तो यहाँ पे देखो लिखा है सब. स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या कहता है, एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिनेशन. स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलिनेशन होता है. जैसे मेल फ्लावर से जो पॉलिन ग्रेन उड़ता हुआ आएगा, हवा से हो या इंसेक्ट्स के थ्रू हो, वो सब आकर के कहाँ पर गिरेगा, स्टिग्मा पर गिरता है और पॉलिनेशन होता है. ठीक है, यहीं पर पॉलिनेशन होता है. तो स्टिग्मा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉलिनेशन होता है. स्टाइल क्या करता है, जब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन आकर गिर गया, ठीक है, जब यहाँ पर पॉलिन ग्रेन आकर गिर गया, पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन के बाद उसमें से पॉलिन ट्यूब निकलते हैं इस टाइप से. ये पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब निकलेगा, तो वो पॉलिन ट्यूब को रास्ता देगा जाने के लिए. ठीक है, सो पॉलिन ट्यूब के इलोंगेशन के लिए वो पाथवे देता है स्टाइल. ठीक है, तो स्टिग्मा और स्टाइल का काम इतना ही था. और फिर ओवरी का काम आता है. तो ओवरी कंटेन्स द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. ओवरी कंटेन्स मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. ठीक है ना, इस ओवरी में ही मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल भी कहते हैं, वो रहता है. ठीक है, वेयर मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स. तो इसी ओव्यूल में, या जिसको मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, उसी में क्या होगा, मेगास्पोर्स बनेंगे. ठीक है, जिसे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं. यहाँ तक आ रहा है समझ में. स्टिग्मा का काम एकदम क्लियर है, समझ में आ गया. स्टाइल भी समझ में आ गया. ओवरी क्या है, ओवरी में ओव्यूल रहता है ना. उस ओव्यूल में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है. प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ
ओवरी विथ विच द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इज कनेक्टेड। ओवरी का वो इंटरनल पार्ट है ना, इनर पार्ट ऑफ ओवरी विच द मेगास्पोरेंजियम इज कनेक्टेड। तो ये मेगास्पोरेंजियम है पूरा, यानी कि ओव्यूल है। वो ओव्यूल ओवरी के जिस पार्ट से कनेक्टेड रहता है, देखो हर जगह से तो कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं, सिर्फ एक जगह से कनेक्टेड है, यहाँ से, ठीक है ना। तो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्लेसेंटा, इनर पार्ट ऑफ ओवरी विथ विच द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल इज कनेक्टेड। प्लेसेंटा समझ में आ गया। प्लेसेंटा ह्यूमंस में भी होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा वो पार्ट होता है फीमेल्स में जहाँ से एक छोटा सा बेबी जो है अपने माँ के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है ना। प्लेसेंटा से ही एक बेबी अपने माँ से जुड़ा हुआ रहता है जब वो गर्भ में होता है, ठीक है। प्लेसेंटा ही वो जगह है जहाँ से बेबी अपने माँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी तरह इसको हम लोग मान लेते हैं वो इसका बेबी है, ठीक है। ओवरी इसकी माँ है, तो अपने माँ से प्लेसेंटा के थ्रू ही जुड़ा हुआ है, बस इसी जगह से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। So inner part of ovary with which the megasporangium or ovule is connected. Funicle क्या है? Funicle a tiny stalk through which the ovule is connected with ovary. एक छोटा सा स्टॉक है। फ्यूनिकल क्या है? एक छोटा सा स्टॉक है जिसके थ्रू ओव्यूल जो है वो ओवरी से जुड़ा हुआ है ना। ओव्यूल जैसे ये ओवरी है, तो ओवरी से ओव्यूल जो है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं ना जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में एक छोटा सा स्टॉक, एक डंठल है ना, उस डंठल को हम लोग कहेंगे फ्यूनिकल। जैसे ये ओवरी, ये ओवरी है और ये ओव्यूल है, और उनके बीच में जो स्टॉक लगा हुआ है, ये डंठल लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। आ रहा है समझ में? और जहां से, जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है, ये ओवरी के जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है ये ओव्यूल, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। और फ्यूनिकल का वो हिस्सा जहां से ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फ्यूनिकल जहां पर ओव्यूल से जुड़ता है, इस जगह को यहां पर इसे हाइलम कहते हैं। आ रहा है समझ में? हाइलम वो हिस्सा है जहां पर से फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है। यहीं पर जो है ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ जुड़ रहा है, तो इस जगह को हम लोग कहेंगे हाइलम। समझ में आ गया? तीनों, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल और हाइलम, तीनों टर्म समझ में आ गया? देख लो एक बार। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइलम, हाइलम्स द स्पॉट ऑफ ओव्यूल वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखो, ये तीनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम बता देते हैं ये वाला स्पॉट जहाँ पर ओव्यूल जो है ओवरी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना, इस प्लेस को हम लोग कहेंगे प्लेसेंटा। ये छोटा सा जो स्टॉक है, स्टॉक जिसके थ्रू ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, उस स्टॉक को हम लोग कहेंगे फ्यूनिकल। और इस स्टॉक का जो सिरा ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ये वाला प्लेस, इसे हम लोग कहेंगे हाइलम। आ गया समझ में? तो हाइलम इज द स्पॉट ऑफ ओव्यूल वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड। समझ में आ गया? ये देखो, ये फ्यूनिकल, प्लेसेंटा, हाइलम, इसे हम लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। देखोगे कि कभी मटर खाए होगे तो मटर का इस टाइप से रहता है, इसमें जो बीज होते हैं वो ऐसे रहते हैं और
थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉक के थ्रू ये जुड़े हुए रहते हैं इस टाइप से, है ना। तो ये तो उसका ओव्यूल हो गया जो कि बाद में चेंज होकर सीड बन गया है, ठीक है। ये इसका फ्यूनिकल है, समझ में आ गया। और ये इसका प्लेसेंटा है, और यहाँ पर जब जुड़ा हुआ है बीच से वो उसका हाइलम है, आ गया समझ में। और इसका जो कवर है, छिलका है, वो क्या है गया, वो उसका फ्रूट है, ठीक है ना। तो हम लोग मटर में उसके फ्रूट को नहीं खाते हैं, उसके सिर्फ सीड्स को खाते हैं, आ गया ना समझ में। तो ये इसका ओवरी था जो कि बाद में उसका कवर बन गया, है ना। जो उसका ओव्यूल था वो उसका सीड बन गया, ठीक। और जो उसका फ्यूनिकल था उससे वो जुड़ रहा है ना, ये हाइलम, और ये जहाँ से कनेक्टेड है वो उसका क्या हो गया, प्लेसेंटा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। अब आते हैं ओव्यूल के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओव्यूल ऑल्सो नॉन एज मेगास्पोरेंजियम, इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। एंड हैव फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट जो सबसे बाहर वाला कवर है, ये देखो 2 लेयर्ड कवर है ना, 2 लेयर्ड कवर है, 1 2, ठीक है, 1 2 2 लेयर कवर है यहाँ पर, उसे हम लोग कहते हैं इंट्यूगमेंट्स। अधिकतर में जनरली 2 लेयर्ड होता है, जनरली 2 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है इंट्यूगमेंट्स, लेकिन कुछ प्लांट्स में सिंगल लेयर्ड भी होता है इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। तो एक पूरे ओव्यूल को कवर कर ले रहा है, देखो पूरे ओव्यूल को चारों तरफ से कवर कर ले रहा है, एक्सेप्ट दिस प्लेस, एक जगह पर छोड़ के बाकी पूरे ओव्यूल को वो कवर कर लेता है, ठीक है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के। तो उस प्लेस को जहां पर वो कवर नहीं करता है, ठीक है, जिस प्लेस पर वो कवर नहीं करता है, वो अनकवर्ड प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल, MICROPYLE, इस एंड को माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां पर इंट्यूगमेंट जो है ओव्यूल के उस हिस्से को कवर नहीं करता है, ठीक है। यहां से जो इसका पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब होता हुआ इधर से आके माइक्रोपाइल एंड तरफ से ही एंटर करता है, ठीक है, ओव्यूल में, इस माइक्रोपाइल से ही। माइक्रोपाइल खाली होता है, वो जगह इंट्यूगमेंट से घिरा हुआ नहीं रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट वन प्लेस नॉन एज माइक्रोपाइल, ऑपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को, ठीक ऑपोजिट, देखो ये माइक्रोपाइल, तो उसके ठीक ऑपोजिट एंड को हम लोग कहते हैं चलाजा। अरे समझ में। अब देखो न्यूसेलस, अब देखो एक और चीज, जो माइक्रोपाइल एंड है वो इस वाले ओवरी में नीचे के तरफ है ना, मुंह इसका, किसी किसी फ्लावर में ये वाला ऊपर के तरफ होता है, किसी में इधर साइड के तरफ होता है, ठीक है। तो वो सब के बारे में, जो अलग अलग शेप्स के जो माइक्रोपाइल होते हैं, ओव्यूल होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी से इतना जान लो कि माइक्रोपाइल एंड इसको कहते हैं जहां पर कि इंट्यूगमेंट्स ओव्यूल को नहीं घेरता है, आ गया समझ में। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स अबंडेंट फूड रिजर्व। अब न्यूसेलस के अंदर एक सेल्स का बहुत बड़ा गुच्छा होता है, ये देखो ब्लू कलर कैसे दिखाया हुआ है, बहुत सारे सेल्स मिल करके एक सेल का टफ्ट बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस में बहुत हाई अमाउंट में फूड रिजर्व होता है। एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक क्या है, ऑल्सो नॉन एज फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम लोग एम्ब्रायोसेक बोलते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रायोसेक कैसे बना उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एम्ब्रायोसेक इसे कहते हैं, एम्ब्रायोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं एम्ब्रायोसेक को, ठीक है। और एक खास बात फीमेल गैमेटोफाइट का कि ये 8 न्यूक्लिएट होता है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, ठीक है। किसी भी सेल में हम लोग पढ़े थे कि 1 या 2 इस टाइप से होता है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रायोसेक, याद रखना। इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों, अच्छा मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेल गैमेट का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उसी का पॉलन ग्रेन का ही न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा, इसीलिए उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट इसको कह रहे हैं, यानी कि इसी का न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा,
वैसे तो बहुत सेल्स हैं, न्यूसेलस के भी सेल्स हैं तो उसमें न्यूसेलस के भी बहुत सारे सेल्स हैं तो उसमें भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन उसका न्यूक्लियस हिस्सा नहीं लेता है, उसका न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, इसीलिए इसमें से किसी को भी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे? इसको, एम्ब्रायोसेक को, क्योंकि इसी का जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा। सो एम्ब्रायोसेक इज ऑल्सो नॉन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इस बात को भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसेक को कहते हैं। यहां तक है समझ में? अब हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रायोसेक के बारे में, जो कि मेनली वही चीफली क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस वहीं पर हो रहा है। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है देखो, पहले हम लोग जानते हैं कि ये एम्ब्रायोसेक बना कैसे। हाँ, हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना। तो एम्ब्रायोसेक जो है वो न्यूसेलस के ही एक सेल से बनता है। ठीक है, यहाँ न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स हैं, है ना। न्यूसेलस इज अ टफ्ट ऑफ सेल्स, मैनी सेल्स। सो बहुत सारे सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं न्यूसेलस के जिसमें बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूसेलस के कुछ सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सेल्स क्या होते हैं? डेवलप्ड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस के वही सेल्स जिसमें साइटोप्लाज्म होता है एकदम डेंस वाला और उसका न्यूक्लियस भी होता है प्रोमिनेंट, तो वैसे सेल्स क्या होते हैं? मेगास्पोर। सो वही सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, यानी कि एमएमसी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल मतलब वैसे सेल जो कि मेगास्पोर को जन्म देते हैं, और जो जन्म देते हैं वो माँ होती है। तो जिस तरीके से मेल में क्या था, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी तरह फीमेल में होगा मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, न्यूसेलस के ही कुछ सेल्स डेवलप होते हैं जिनमें कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वैसे सेल्स मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, यानी कि वही मेगास्पोर को जन्म देंगे। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं न्यूसेलस में, क्या कोई भी सेल बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल? नहीं, वैसे सेल जो डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना तो जरूरी है ही, लेकिन वैसे सेल्स न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ हों। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। तो मेगास्पोर मदर सेल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए किसी भी सेल में? न्यूसेलस का कोई भी सेल नहीं बन जाएगा। 3 चीज़ें उसमें देखी जाती है कि मेगास्पोर मदर सेल बनने का हैसियत किस में है, उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए, दूसरा है कि उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होना चाहिए, और तीसरा वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर ना, तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ। अगर मान लो कि उसमें साइटोप्लाज्म में डेंस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी है, लेकिन वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ नहीं है, वो इस तरफ है, तो वो मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनाएगा। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का ही कोई सेल बनेगा। समझ में आ गया? तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, न्यूसेलस एट माइक्रोपाइलर एंड। दूसरा पॉइंट है इसमें, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? मेगास्पोर्स को जन्म देंगे। तो जन्म देने के लिए क्या होगा कि मेगास्पोर क्या है? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एक गैमिट है ना मेगास्पोर। तो गैमिट क्या होता है? हैप्लॉइड है। और मेगास्पोर मदर सेल क्या है? न्यूसेलस का सारे सेल्स क्या है? 2n है। सो 2n से n बन रहा है, यानी कि क्या होने वाला है? मियोसिस होने वाला है। 2n to n बन रहा है, यानी यहाँ पर मियोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये तो ये हम लोग जानते ही हैं कि मियोसिस होगा तो 1 से 4 सेल्स बनते हैं और प्लॉइडी हाफ हो जाता है। ठीक है, तो मियोसिस हो रहा है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। समझ में आ गया? अब देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स 3 out of 4 मेगास्पोर्स डीजेनरेट एंड ओनली 1 फॉर्म्स द फंक्शनल मेगास्पोर। देखो इस टाइप से होता है। ये मेगास्पोर मदर सेल है,
ठीक है, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 4 हिस्सों में बटेगा ना, 4 हिस्सों में इस टाइप से रहता है, एक, फिर इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरीके से 4 सेल्स बनाते हैं, चारों मेगास्पोर ही हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है कि इनमें से कोई भी तीन, कोई जरूरी नहीं कि ये या ये इधर किधर से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको छोड़ दें तो 4 में से कोई भी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 डीजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही मेगास्पोर है जो फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है, यही फंक्शन में आता है, ठीक है ना। यही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है, यानी कि काम करने लायक होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। ये तीनों डीजेनरेट होकर खत्म हो गया, सिर्फ ये मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, इसीलिए इसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। बनेगा तो 4 हैप्लॉइड, लेकिन सिर्फ उसमें से एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा ना, वही फंक्शनल होगा, बाकी तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, सिर्फ रेयरली कुछ प्लांट्स में ही ऐसे होते हैं कि चारों के चारों फंक्शनल हो जाते हैं, तो वो रेयर केस है। अब आते हैं कि 4 सेल्स बन गए, अब क्या होगा। फंक्शनल मेगास्पोर बन गया, अब क्या होगा देखो ध्यान से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो एम्ब्रायो सेक है वो कैसे बन रहा था। एम्ब्रायो सेक बन रहा है, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो फंक्शनल मेगास्पोर बना, वो फंक्शनल मेगास्पोर कैसे डिवाइड करता है ना, कैसे 8 न्यूक्लिएट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो एम्ब्रायो सेक है वो 8 न्यूक्लिएट है, तो वो कैसे हो जाता है 8 न्यूक्लिएट। देखिए ध्यान से, जो फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा था वो उसमें तो सिर्फ एक न्यूक्लियाई था, अब वो फंक्शनल मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होकर गुजरता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, ठीक है, सेल अलग नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सेल से साधारण मियोसिस में क्या होता है कि कोई भी सेल डिवाइड करता है ना, ये सेल डिवाइड किया, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर सेल भी डिवाइड कर जाता है, तो इस तरीके से 2 सेल बनते हैं ना। सो यहाँ नॉर्मल माइटोसिस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, सेल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल एक ही है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन। याद रखना, जब फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होकर गुजरता है, ठीक, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से होकर गुजरेगा, तो पहले 1 से 2 बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस है तो 1 से 2 बनाएगा, फिर 2 से 4 और फिर 4 से 8 बनाया सेल, ठीक है ना। 8 बनने के बाद क्या होता है कि ये सेल अपने आप को अरेंज करते हैं। अरेंज करके कैसे करते हैं, अरेंज होते हैं 3 सेल ऊपर की तरफ, यानी कि चलाजा एंड की तरफ, चलाजा ऊपर की तरफ था ना, तो चलाजा एंड की तरफ 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 बीच में हो जाते हैं ना। इस तरीके से क्या होते हैं, टोटल 8 न्यूक्लियस हो जाता है ना। 8 न्यूक्लियस में से 3 चलाजा एंड की तरफ, 2 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 2 बीच में रहते हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज जब बन जाता है, जब 8 न्यूक्लियस तक वो डिवाइड कर लेता है फंक्शनल मेगास्पोर, तब क्या होता है देखो, एट न्यूक्लिएट हो जाने के बाद उसके बाद उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। जैसे ये तीनों न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ है, अब इन तीनों में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 8 सेल पहुंचने के बाद तब उसके बाद सेल वॉल बनता है ना। इससे पहले कहीं भी सेल वॉल नहीं बना था, तो फिर सब में सेल वॉल बन गया। देखो इसका 1 2 3 न्यूक्लियस 3 सेल है ना, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस 3 सेल, और बीच वाला ये पूरा सेल है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सेल है, एक सेल है, यहाँ से ये वाला पूरा ये एक सेल है, ठीक है ना। ये पूरा इसका सेल है, ठीक है। तो इस सेल में 2 न्यूक्लियस है, बाकी सब सेल में 1 न्यूक्लियस है, समझ में आ गया। तो इन सेल्स को क्या कहेंगे, जो चलाजल एंड की तरफ है। सो इसे हम लोग देख लेते एक बार। देखो सारे सेल्स जो है अरेंज हो गए हैं, ठीक है। अरेंज होने के बाद देखो ऊपर वाला जो चलाजल एंड की तरफ है उसे क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स,
ठीक है, जो बीच में है उसे पोलर न्यूक्लियाई, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे उसे हम लोग कहेंगे एग एपरेटस। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर हम लोग एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस के बीच वाले सेल को हम लोग कहेंगे एग, और दोनों किनारे वाले सेल्स को कहेंगे साइनरगिड्स। ठीक है, और जो बीच वाला सेल है, ये बड़ा वाला सेल, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई, याद रखना। बाकी सारे सेल्स में एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स है, तीनों एंटीपोडल सेल्स में एक एक न्यूक्लियस, और एग एपरेटस में 3 सेल है, और तीनों सेल में एक एक न्यूक्लियाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखा कि द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स फ्रॉम 2 to 4 to 8 न्यूक्लियाई। 2 से 4 से फिर 8 न्यूक्लियाई तक डिवाइड करता है। फिर क्या होता है, आफ्टर बिकम 8 न्यूक्लिएट सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट। 8 न्यूक्लिएट सेल बनने के बाद उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। फिर 3 न्यूक्लियाई आर अरेंज टुवर्ड्स द चलाज़ल एंड एंड फॉर्म्स 3 एंटीपोडल सेल्स। तो 3 इसमें से न्यूक्लियाई क्या होते हैं, चलाज़ल एंड की तरफ चले जाते हैं और सेल बनाते हैं, जिसे हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 3 न्यूक्लियाई इसमें से क्या होता है कि आर अरेंज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म्स एग एपरेटस। 3 जो है वो कहाँ चले जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं और सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस के बीच वाले सेल को एग और 2 साइनरगिड्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग एपरेटस कहते हैं ना। एग एपरेटस में क्या होता है, 2 साइनरगिड्स और 1 एग। समझ में आ गया, तो 6 हो गया। बाकी 2 सेल्स जो होते हैं वो बीच में हो जाते हैं ना, तो उन बीच में वाले सेल को क्या कहेंगे, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में जो दोनों न्यूक्लियाई है उसको क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई में से 3 जो है वो चलाज़ल एंड की तरफ चले जाते हैं और एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं, और 3 जो है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ आ जाते हैं और एग एपरेटस बनाते हैं। बाकी और जो 2 रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं वो बीच में लाई करते हैं, और उस पूरे सेल को, ये बड़े वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में ये जो 2 न्यूक्लियाई लाई किए हुए हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये देखो, ये दोनों न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये पूरे बड़े वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। ठीक है, सो द 2 रिमेनिंग न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द सेंटर एंड अ लार्ज सेल इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस सेल इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल एंड द 2 न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। आ गया समझ में? तो फिर टोटल कितने हो गए सेल, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक बड़ा 7 सेल। ठीक है ना। सो दस द एम्ब्रायो सेक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। दस पूरा जो एम्ब्रायो सेक हुआ वो कितना, 8 न्यूक्लिएट है। 8 न्यूक्लिएट क्यों, क्योंकि 1 से शुरू हुआ था, 1 से 2 बना, 2 से 4 और 4 से 8, इसलिए 8 न्यूक्लिएट। और 7 सेल्ड क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, पूरे 7 सेल है ना। इसमें से सबको एक एक न्यूक्लियस मिला, हर सेल को एक एक न्यूक्लियस मिला, लेकिन जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई है ना, समझ में आ रहा है ना। हर एक सेल को एक एक न्यूक्लियस मिला, तो इसीलिए 3 इधर 3 इधर, 6 सेल, और एक जो सेंट्रल सेल है उसको 2 न्यूक्लियाई मिला, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसीलिए इसका ये हो गया पूरा 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रायो सेक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना तो फिर समझ में आ जाएगा कि 7 सेल्ड कैसे हुआ। 8 न्यूक्लिएट तो पता चल रहा है, क्योंकि माइटोसिस होगा तो दुगना होते जाएगा ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट समझ में आ गया। 7 सेल्ड क्यों, क्योंकि देखो हर एक से जितना न्यूक्लियस है सबको एक एक सेल बना लिया है ना, जिसमें से कि 6 सेल जो 6 न्यूक्लियाई जो था उसमें 6 सेल बन गया, और बाकी जो 2 न्यूक्लियाई बचे हैं वो सिर्फ एक सेल बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आ गया समझ में। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, एम्ब्रायो सेक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोगों का मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म होता है। तो हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, और मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया, यानी कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन। अब दोनों गैमिट बन गए हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों बन गए हैं। अब उनका फ्यूजन होने वाला है ना। अब इस मेल गैमिट को फीमेल फ्लावर में जाना होगा, तो वो जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन में। ठीक है, सो पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो अभी ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।